कल सर्वदोष जो है राहु और केतु के संपर्क में संक्षिप्त में आप लोगों को बता रहे हैं और इसी को आप लोग विस्तार से अपने माध्यम से आपसी चर्चा से इन सभी चीजों को समझ लीजिए। काल सर्पदोष राहु और केतु के संपर्क में, संपर्क मतलब इनके घेरा, इनका एक घेरा बना हुआ है 180 डिग्री हमारी जन्म पत्रिका में। अगर लग्न में है, लग्न में राहु है तो सप्तम में केतु होता है, ठीक है। और इनको जी भगवान। लग्न और सप्तम को छोड़ के, ठीक ना, लग्न और सप्तम को छोड़ के और हम चर्चा करते हैं। राहु की जो गति होती है वह वक्री होती है, ठीक है। तो वक्री होने का तात्पर्य है कि राहु जो है अगर मेष राशि में है तो वह जो है बाकी ग्रह जो मार्गी होते हैं वह मेष से वृष की ओर चलते हैं, उनकी गति हम सीधा करते हैं। जैसे ग्रह हम गिनते हैं ना, सारी राशियां गिनते हैं, जी भगवान। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां। जब इनको क्रम से गिनते हैं तो यह पहला मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन। तो ये जो है हमारी मार्गी गति होगी ग्रहों की, ठीक है। वक्री गति कब कहेंगे? जब कोई ग्रह मान के चलिए कि मकर राशि में है, ठीक है, तो मकर से अगर वह कुंभ, मीन, मेष की ओर प्रस्थान करता है, चलता है, तो वह उसकी गति मार्गी है। और मकर से जैसे ही वह धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, इन राशियों की तरफ बढ़ेगा, संचरण करेगा, चलेगा, तो इसको हम वक्र गति कहते हैं, ठीक है। तो वक्र गति में कोई भी ग्रह जो है 30 डिग्री से उसकी प्रारंभिक अवस्था शुरू होती है किसी भी राशि में। 30 डिग्री से, 30 से वह 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, इसी तरह क्रम करके 0 डिग्री तक पहुंचेगा, ठीक है। पुनः 0 डिग्री आने के पश्चात वह जो है, यानी कि जो 0 डिग्री होगी वह जो है उसको उस समय अपनी राशि का पूरा अंश भोग लेगा, ठीक है। 0 के बाद जब पुनः उसकी गति जब आरंभ होगी तो पुनः वह 30 अंश, 29 अंश, 28 अंश, 27 अंश, 26, 25, 24, 23, 22, इस प्रकार से उसकी गति चलती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो स्थिति राहु की होती है, जितने अंश, जितने कला, जितने विकला, जो भी राशि है उससे ठीक सातवीं, यानी कि 180 डिग्री, अगर 0 डिग्री हम राहु को लेते हैं तो 0 डिग्री के पश्चात 180 डिग्री पे हमारा केतु स्थित हो जाता है, ठीक है। जब हम एक वृत्त की बात करते हैं, भचक्र की बात करते हैं, तो भचक्र के उत्तरी छोर पे हमारे राहु और दक्षिणी छोर पे केतु कमान संभालते हैं, ठीक है। और वह जो है घड़ी की जैसे गति होती है ना, घड़ी, घड़ी समझते हैं ना आप लोग, क्लॉक जी भगवान। आजकल वाली वो एनालॉग वाली घड़ी नहीं, एनालॉग मतलब डिजिटल वाली घड़ी नहीं, ठीक ना। वह जो है घड़ी की सुई 12, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो घूमती है, तो यह जो है मार्गी अक्षर 12 हमारे मार्गी होते हैं। अक्षर जो है 12, 1, 2, 3, 4, 5 मार्गी होते हैं, लेकिन जो भ्रमण का पथ है इसका वह जो है सो ठीक उल्टा होता है, ठीक ना। वह जो है ठीक उल्टा होता है, 12 से 1 की ओर आते हैं, ठीक ना, 12 से 1 की ओर आते हैं, लेकिन यह जो है राशि जो है 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस प्रकार से राशियों में भ्रमण करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, दोनों की गति क्लियर है। जी भगवान। मार्गी गति, वक्री गति में किन्हीं को कोई समस्या नहीं भगवान, नहीं है गुरुदेव। चलिए, जब मार्गी और वक्री गति में जब कोई समस्या नहीं है तो यह अब जान लीजिए कि जो हमारे ग्रह बैठे होते हैं, राहु उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे केतु, यानी कि लग्न में हमारा राहु,
सप्तम भाव में केतु अगर बैठा रहता है तो ये हर बार परिस्थिति नहीं होगी। प्रत्येक ग्रह की जो है ना गति और लग्न जो है सो चेंज होते रहता है। सभी जातक का एक ही लग्न थोड़ी होता है, चेंज भी होती है ना, राशियां भी जी चेंज, भगवान। समय के जी अनुसार, भगवान। समय के अनुसार लग्न भी चेंज हो जाता है। तो हम लग्न से इसलिए कि उसको समझने में हमारा सुविधा हो। तो लग्न और सप्तम भाव को छोड़ के अगर द्वादश भाव, एकादश भाव, सप्तम छठे भाव, छठा क्रम, द्वादश भाव, एकादश भाव, दसम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव, इन भावों में अगर हमारे ग्रह बैठ जाते हैं तो यह जो है पूर्ण काल सर्प दोष होता है। ध्यान रखिए इस बात को। राहु अगर लग्न में है तो द्वादश भाव, एकादश भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव, यहाँ तक में अगर ग्रह बैठे रहते हैं तो यह जो है पूर्ण काल सर्प दोष होता है। अगर राहु सप्तम भाव में बैठ जाए और लग्न में हमारा केतु बैठ जाएगा, ठीक है, तो हमारी परिस्थिति अब बदल जाएगी पूर्ण काल सर्प दोष के लिए। जिसमें दोष लगता है वहां की चर्चा करते हैं, इसको उदित काल सर्प दोष भी कहते हैं। तो सप्तम में राहु है, ठीक है, तो जब सप्तम में राहु है तो राहु जो है सप्तम में होने के कारण अब जो ग्रहों की परिस्थिति होगी ठीक उल्टी हो जाएगी, यानी कि छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा और दूसरे भाव में सभी ग्रह बैठ जाएं तो यह भी पूर्ण काल सर्पदोष का निर्माण करेगा और इसको हम लोग उदित काल सर्पदोष कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं गुरुदेव, क्लियर है। क्लियर है गुरुदेव। तो गुरुदेव इसको दोबारा बताएं। सप्तम भाव में राहु, केतु हमारा लग्न में बैठेगा और पूर्ण काल सर्पदोष, जिसको हम उदित काल सर्पदोष भी कहते हैं, यह निर्माण होने के लिए ग्रह जो है हमारे राहु के वाम भाग, क्योंकि राहु जो है हमारा उल्टी गिनती से उसकी जो है सुगति होती है, यानी कि सप्तम में है तो छठा भाव में राहु जाएगा, फिर जो है सो तीसरे पांचवें भाव में, चौथे भाव, जी पांचवा भाग वही बता रहे। हाँ भगवान, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, इस प्रकार से भाव में संचरण करेगा, ठीक ना। और बाकी जो ग्रह होते हैं वो मार्गी होते हैं, तो लग्न से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इस तरह से उनकी गति मार्गी होगी, है ना। जी गुरुदेव। जी जी भगवान। तो अब जो है हमारे ग्रह जो है लग्न में केतु है, सप्तम भाव में राहु है, तो जो हमारे सभी ग्रह हैं राहु के वाम भाग, तो राहु के वाम भाग यानी कि छठे, पांचवे, चौथे, तीसरे और दूसरे भाव में बैठ जाएं तो यह पूर्णतः उदित काल सर्पदोष और पूर्ण काल सर्पदोष के अंतर्गत आएंगे। अब समस्या होती है हमारी अंशात्मक, जो कि सबसे बड़ी समस्या है, बहुत लोगों को समझ में ना भी आया हो। तो एक बार पुनः इस पर हम लोग चर्चा करते हैं 2 मिनट समय लेके। भगवान ऐसे टिप्पणी, ये मोबाइल खो गया और ये सब प्रश्न जो है सो न डालें, ठीक ना, आप बात कर लें। नहीं गुरुजी बोल रहे थे ना कि मेरे साथ कोई आदमी लग गया था और 1.5-2 महीना से मेरा मोबाइल, 7 आदमी था, उन लोग थाना पुलिस सब कुछ किए, मोबाइल तो 1-2 दिन में मोबाइल लिए हैं, इसीलिए मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ कि इतने दिन से मैं क्लास में नहीं जुड़ पा रहा था। ठीक है प्रभु जी, सनात आपका मोबाइल खो गया है, कोई बात नहीं। इतने दिन के दौरान जो भी विषय पाठ्यक्रम पढ़ाए गए हैं सारे यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए भाई। देव जी, हाँ जी सर। म्यूट कर लीजिए। 1 मिनट। तो अब परिस्थिति आती है कि आंशिक काल सर्पदोष क्या होगा, ठीक है। तो आंशिक काल सर्पदोष तब आएगा जब इन 180 डिग्री यानी कि लग्न और सप्तम के बीच में, ठीक ना, लग्न और सप्तम के बीच में ग्रह जो है सो बैठे रहे। लग्न और सप्तम जो है हमारे पूर्ण जो है या पूर्ण काल सर्पदोष होगा। अंशात्मक तब होगा जब मान के चलिए कि राहु 15 डिग्री पे रहे,
ठीक है। राहु जो है 15 डिग्री पर है, केतु 15 डिग्री पर। ठीक है, कोई भी राशि में बैठा हुआ, मान के चलिए कि हम वृष राशि बात करते हैं। ठीक है, वृष राशि में राहु 15 डिग्री पर बैठा हुआ है। तो राहु जो है असल में कहां से उसकी गति जो है सो प्रारंभ हो रही है, किस राशि से आ रहा है? मिथुन राशि से वृष राशि की ओर जा रहा है, और वृष राशि से पुनः वह मेष राशि की ओर संचरण करेगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। जी 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 गुरुदेव। गुरुजी। यही हाल हमारा केतु का होगा। और केतु जो है धनु राशि से संचरण करते हुए वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि से पुनः जो है हमारा तुला राशि की ओर जाएगा। ये कंसेप्ट भी क्लियर है? क्लियर है गुरु जी गुरुजी। जी भगवान। चलिए, अब अगला जो पॉइंट है उसको नोट करिए। अगला जो पॉइंट है वह है कि अगर राहु के साथ कोई ग्रह बैठे जाता है तो वह किस परिस्थिति में पूर्ण काल सर्पदोष और किस परिस्थिति में आंशिक काल सर्पदोष होगा। समस्या ये है। तो काल सर्पदोष जो है हमारा पूर्ण कब लगेगा? जब मान के चलिए कि राहु 15 डिग्री पर है, अभी हमने बात किया वृष राशि में। वृष राशि में ही अगर दूसरे ग्रह, मान के चलिए कि चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा भी बैठे जाए, और चंद्रमा की जो राशि है वह भी वृष राशि है। ठीक, और वृष राशि में इसका मान के चलिए कि 18 डिग्री हो गया। ठीक है, 18 डिग्री चंद्रमा का अंश हो गया, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री हो गया, यानी कि इसने वृष राशि में 18 डिग्री तक संचरण कर लिया है। अब यह 19वें डिग्री में प्रस्थान करेगा, करेगा ना? बोलिए। जी गुरुजी। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। इसकी गति जो है वृष से मिथुन की ओर है। यह भी क्लियर है? जी गुरुजी। राहु हमारे मिथुन से वृष की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो वृष राशि में वृष राशि में जो राहु संचरण कर रहे हैं उनकी जो डिग्री है वह कितनी डिग्री है? 30 डिग्री से आरंभिक स्थिति है ना? 30 से वह 29, 28, 27, 26, 25, 24 इस प्रकार से वह जा रहे हैं, है ना? बोलिए। जी गुरुदेव। जी जी। अब राहु तो 15 डिग्री तक भोग कर लिए, यानी कि 15 डिग्री तक भोग कर लिए, तो 30 से वह 15 डिग्री तक आ गए। ठीक है, 30 से 15 डिग्री तक आ गए, चले जा रहे हैं वह मिथुन में। ठीक है, वृष राशि में, वृष से मेष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और वहां पे 15 डिग्री उन्होंने भोग कर लिया, यानी कि 15 डिग्री 30 से 15 की ओर आए हैं, ना कि 0 से 15 की ओर। बोलिए, यानी कि 1 2 3 4 करके 15 नहीं है, वह जो है सो 30 29 28 27 करके 15 आए हैं। राहु, चंद्रमा किस परिस्थिति में जा रहे हैं? चंद्रमा जो है वृष राशि को पूर्ण करके मिथुन राशि की ओर 0 डिग्री से प्रारंभ करना शुरू किए हैं। तब यह बताइए कि 0 से जब 18 डिग्री बढ़ गए हमारे, कौन? चंद्रमा, है ना? 18 डिग्री बढ़ गए, तो अब जो 15 डिग्री पर राहु आए हैं तो इनकी परिधि से बाहर हुए कि नहीं हुए? बोलिए। बाहर हुए गुरु। जी बाहर हो गए, 18 हो गए तो बाहर हो गए। बाहर हो गए 18 डिग्री, यानी कि 0 से 18, यानी कि 15 16 17 18, यानी कि पार। और ये 30 से लेके आ गए आपके, मान के चलिए कि आप लोग नॉर्मल जो है दिल्ली की ओर जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली की ओर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। कभी लगभग सभी लोग नई दिल्ली, दिल्ली के आसपास तो गए ही होंगे। बोलिए। जी गुरुजी। जी भगवान। चलिए, अब वहां पर आप जब जा रहे हैं तो एक क्या है, कानपुर से दिल्ली की ओर यात्रा प्रारंभ किए। ठीक है, जी भगवान। जी भगवान। मान के चलिए कि कानपुर से दिल्ली का जो क्षेत्र है 180 डिग्री का क्षेत्र है। कानपुर में हमारे राहु बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, और राहु जो है सो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं। ठीक है,
जी गुरु जी। जी अब भगवान। हमने कहा कि राहु और केतु के बीच में, यानी कि कानपुर और दिल्ली के बीच में, अगर, ठीक ना, अगर कानपुर और दिल्ली के बीच में अगर जो है हमारे कोई ग्रह आ जाते हैं तो वह जो है कहाँ प्रस्थान कर लेंगे? राहु और केतु के बीच में आएंगे, काल सर्प दोष लग जाएगा। अगर इनके क्षेत्र से बाहर चले गए तो वह जो है काल सर्प दोष से मुक्त हो जाएंगे, है ना। जी गुरु जी। जी गुरुदेव। जी भगवान। अब जो है राहु जब प्रारंभ करना शुरू किए, राहु यात्रा प्रारंभ कहाँ से शुरू किए? दिल्ली से, ठीक है, जी दिल्ली। गुरुदेव जी। तो दिल्ली से उन्होंने 15 स्टेशन चला। तो मान के चलिए कि मेरठ खुर्जा आते आते 18 स्टेशन पूरा हो गया और यह मेरठ खुर्जा के क्षेत्र को आ गए, ठीक है। अब जो जी है जी। हमारे जो चंद्रमा है वह जो है अब इनके बीच में मान के चलिए 30-30 डिग्री का अंश बचा हुआ है, ठीक है। तो जी भगवान। कोई टुंडला मान के चलिए कि स्टेशन हुआ, वहां से यात्रा प्रारंभ हुई, ठीक ना। टुंडला स्टेशन या अलीगढ़ स्टेशन है, अलीगढ़ स्टेशन से हमारे चंद्रमा ने यात्रा प्रारंभ किया, ठीक है। वो 18 स्टेशन जो है सो आगे गए, ठीक है, 18 स्टेशन। तो ये राहु हमारे दिल्ली से कानपुर की ओर आ रहे हैं और ये जो हैं हमारे टुंडला से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। 18 स्टेशन बढ़े तो मान के चलिए कि खुर्जा का क्षेत्र जो है इनका आगे निकल गया, गाजियाबाद या दादरी के आसपास पहुंच गए, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि राहु के जो क्षेत्र था, राहु तो अपना क्षेत्र जो है तो छोड़ते हुए आ रहे हैं ना, दिल्ली की ओर, दिल्ली से बढ़ते हुए आ रहे हैं किधर की ओर? कानपुर की ओर, हैं? जी बोलिए। जी। तो राहु जब आगे निकल आया, ठीक ना, मेरठ जो स्टेशन था, जो मान के चलिए कि इनका जो था उसके पास में आ गए और ये जो है सो गाजियाबाद आ गए। तो मेरठ के बाद गाजियाबाद है, बोलिए। जी गुरुदेव। जी तो, भगवान। तो ये जो है आपके राहु से मुक्त हो गए चंद्रमा, ठीक ना, राहु से मुक्त हो गए, बोलिए। जी गुरुदेव। जी 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 बिल्कुल। अब अगर आप सामने घड़ी को रखें तो घड़ी का जो सुई है, मान के चलिए कि 30-30 अंश पे तो सब बटा हुआ है, 12-36, 12 घंटे होते हैं, 30-30 डिग्री के होते हैं सभी स्टेशन, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 सभी 30-30 डिग्री के, है ना, बोलिए। जी गुरुदेव। अब राहु जो है कहाँ कर रहे हैं? 11 से 12 की ओर जा रहे हैं, ठीक। तो 11 से जब 12 की ओर जा रहे हैं तो मान के चलिए सेकंड की सुई जो है, मान के चलिए कि 11 से जब 12 की ओर आ रहे हैं तो 2 या 3 मिनट बचा था तो राहु जो है सो वहीं पर है। चंद्रमा का जब भेंट कब हुआ? चंद्रमा जो है वो उनको भी 2 ही स्टेशन चलना है, मान के चलिए कि 18 स्टेशन चलना है या 18 सेकंड वो आगे बढ़े, तो वह कहाँ चले गए? 12 से 11 की ओर, ठीक है। तो 12 से जब 11 की ओर आएंगे तो वह 18 चल दिए, तो 11 के नजदीक में सबसे कौन पहुंचे? चंद्रमा ना, बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। यह जो है सो 15 जो है सो छोड़ के चले गए, ठीक ना, राहु। तो जी 15 जी। से 11 को जब छोड़ दिए तो इन्होंने जो है चंद्रमा का क्षेत्र यानी कि राहु का क्षेत्र जो है चंद्रमा से विमुक्त हो गया, ठीक है। चंद्रमा जो जी है गुरुदेव। राहु के गिरफ्त में नहीं आए, ठीक है। तो जब जी एक ही साथ में यानी कि वह 30 डिग्री के ही अंदर में है, लेकिन राहु के क्षेत्र को जब पार कर गए, लेकिन है एक ही साथ में, 12-11 के बीच में ही है, लेकिन राहु के क्षेत्र को जब पार कर गए तब यहाँ पर जो परिस्थिति बनेगी वह होगी अंशात्मक, है ना। जी जी। ये जो है अंशात्मक परिस्थिति बनाएगी, अंशात्मक। क्यों? क्योंकि राहु के क्षेत्र में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन राहु के साथ में है और उसी राशि में है,
उसी राशि में है और राहु के क्षेत्र को जो है आपको छोड़ दिए, राहु से मुक्त है, उसके अंदर में नहीं है, लेकिन राहु के साथ में 30 डिग्री एक ही राशि में है। इसके वजह से यह परिस्थिति अंशात्मक काल सर्प दोष का निर्माण करेगी, है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। जी जी विजेंद्र वशिष्ठ जी। भगवान, अगर राहु का डिग्री पर, राहु लगन में है और राहु का और चंद्रमा भी लगन में ही है, और राहु का डिग्री बल अगर ज्यादा है और चंद्रमा का कम है तो चंद्रमा राहु को क्रॉस कर गए, है ना? तो हाँ। राहु और केतु के बीच में जो 180 डिग्री का फैलाव है, इससे चंद्रमा बाहर चले गए, फिर भी काल सर्प योग अंशात्मक रहेगा। देखिए डिग्री बल में अब डिग्री बल में अब आप यह देखिए, बस जितना ही है उसको समझिए कि राहु जो है वह 30 से 0 की ओर आ रहा है और चंद्रमा जो है सो 0 से 30 की ओर आ रहा है। अब मान के चलिए कि आपका क्या नाम है कि राहु की डिग्री ज्यादा है, ठीक है, यही ना? राहु की डिग्री ज्यादा है। हाँ, ये तो समझ में आ गया। मैं तो कह रहा हूँ चंद्रमा क्रॉस कर गए राहु को, और राहु हाँ। तो आ गए लगन से मीन की तरफ और ये हाँ। आ गए लगन से वृष की तरफ, वो क्रॉस ठीक है। कर गए। ये बिल्कुल चले गए इधर 0 की तरफ और ये हाँ। चले गए इधर, राहु चले गए 0 की तरफ और ये आ गए 30 की तरफ चंद्रमा, है ना? अब चंद्रमा राहु और केतु के बीच में जो 180 डिग्री का फैलाव है, उस फैलाव से बाहर है। एक राशि में है मान लिया, लेकिन एक राशि के बावजूद 180 से बाहर है। 180 डिग्री के फैलाव काल सर्प योग की पहली शर्त यही है ना कि वो जो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होने चाहिए, बीच के 5 ग्रह में। राहु की 5 ग्रह के राहु की जिधर गति है जी, उस साइड के 5 घर के अंदर सारे ग्रह होंगे, तभी काल सर्प योग पूर्ण होगा। लेकिन अगर कोई ग्रह अगर छठे घर में भी आ जाता है राहु के साथ या केतु के साथ, तो फिर वो 180 डिग्री के अंदर होगा, तो अंशात्मक हो जाएगा। ये सही है, या राहु को क्रॉस करके चंद्रमा आगे चले गए वृष की तरफ, और लेकिन उसी राशि में तो भी अंशात्मक रहेगा, 180 डिग्री में नहीं आ रहे। तो अंशात्मक, ये बताइए। तो अंशात्मक रहेगा अगर एक ही घर में विराजमान है, एक ही घर में विराजमान है और 180 डिग्री के अगर गिरफ्त में आ गए, तो गिरफ्त में आ गए तो वह जो है सो पूर्ण काल सर्प दोष का निर्माण करेगा, ठीक है? नहीं, 180 से बाहर चले गए, 180 के बाहर चले गए तो वह जो है सो अंशात्मक बनाएगा। अच्छा, ठीक है। ये डाउट था, ये क्लियर हो गया। तो मतलब 180 डिग्री के बाहर भी राहु काल सर्प दोष रहता है, अंशात्मक रहता है, लेकिन ना अगर एक ही राशि में है तो। एक ही राशि में होंगे। एक ही राशि में तो होना पहली शर्त हो गया ना। जी जी। अगर वो मेष से वृष में आ जाएंगे चंद्रमा जब, तो खत्म ही हो जाएगा। और मीन में रहेंगे तो उदित बना हुआ है पूर्ण। पूर्ण बना हुआ है। एक राशि वाली स्थिति की बात हो रही है, बाकी तो और कोई स्थिति बनती नहीं। तो ये बस यही मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि क्योंकि काल सर्प योग की पहली कंडीशन यही है कि दोनों के बीच में सारे ग्रह होने चाहिए। पहले सारे ग्रह बीच में होने चाहिए, होंगे तो पूर्ण काल सर्प दोष का निर्माण हो जाएगा। और एक ही राशि में है और उससे बाहर एक ही राशि में है, तो भी होगा। तो भी होगा। बस जी। देव वशिष्ठ जी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः प्रभु जी। राहु जो हमारे बैठे हुए हैं वो 11वें स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है। और मंगल, शुक्र, चंद्र, बुध ये बैठे हुए हैं 8वें स्थान में, ठीक है। और केतु जो बैठे हुए हैं हमारे बैठे हुए हैं 5वें स्थान में। केतु 5वें स्थान पे, इसमें गुरु और शनि बाहर हैं, जो दोनों वक्री हैं। तो क्या इनको काल सर्प दोष लगेगा, नहीं लगेगा, या आंशिक तो रहेगा? गुरु और क्या बोले? गुरु और शनि दोनों बाहर है, वक्री हैं पर दोनों। वक्री हैं और बाहर हैं, ठीक है। वक्री हैं और बाहर हैं, तो कौन सी राशि में है ये बताइए? ये राशि है जी आपकी मीन राशि में। राशि का मतलब है कि कौन से भाव में है? भाव में, चौथे भाव में। चौथे भाव में। तो भगवान 5वें में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है
और हाँ। एकादश भाव में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, तो एकादश दशमी की ओर राहु आएंगे, ठीक है, और ये पंचम में है, तो यह जो है ना आंशिक बनेगा, ये काल सर्प दोष से मुक्त होगा, यह जो है काल सर्प दोष से मुक्त होगा। अगर पंचम भाव में आ जाते, ठीक ना, जी, जी, पंचम भाव में गुरु और शनि आ जाते, तो यह जो जी। है आंशिक काल सर्प दोष का निर्माण होता। ये मुक्त है, हमारी जो ये कुंडी है ये मुक्त है। ये मुक्त है, यह आंशिक काल सर्प दोष नहीं है, ठीक ठीक। ना जी। उदित है, ना अनुदित है, ना आंशिक है, ठीक है। क्योंकि राहु तो इसमें चलेगा तो अब ये वापस आ जाएगा ना, 10वीं राशि में आ जाएगा, 10वीं में आ जाएगा, 10वीं में है ना? आएगा तो चतुर्थ भाव में हाँ। हमारे केतु चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, अगर ठीक ये ठीक। परिस्थिति रहती तो आंशिक काल सर्प दोष का निर्माण होता। अच्छा अच्छा, मतलब शनि भी यदि केतु के साथ में आ जाते तो आंशिक काल सर्प हो जाता है। हाँ, वो भी काल से, मतलब कहने का मतलब है कि एक ही भाव में, ठीक है, 180 की गिरफ्त में हो, ठीक है, या 180 के गिरफ्त से बाहर हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में, यानी कि जो डेंजर जोन जो बना हुआ है, ठीक है, जी, जी। मान लीजिए कि राहु जो है 5 डिग्री पे हो जाए, चतुर्थ भाव में 5 डिग्री पे राहु हो जाए, केतु जो है 5 डिग्री पे हमारा दशम भाव में हो जाए, जी। ठीक है। तो जो राशि है, राशि के बिल्कुल, राशि कंप्लीट करने के बिल्कुल पूरे में है, राशि छोड़ के अब दूसरे राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जी जी। अब अगर 3 डिग्री का 3 डिग्री का कोई ग्रह आ जाए, 3 डिग्री का, जी जी। ठीक है, तो 3 डिग्री का कोई ग्रह आ जाए इनके साथ में, दोनों ही घरों में, तो का आंशिक काल सर्प दोष बनेगा। अगर 8 डिग्री हो जाए, ठीक है, मतलब इनसे बढ़ जाए डिग्री, तो भी जो है सो आंशिक काल सर्प दोष का निर्माण होगा। मतलब 3 आएगा तब भी आंशिक बनेगा, और 8 डिग्री का हो जाएगा तब भी आंशिक काल सर्प दोष बनेगा। हाँ, अब इसमें राहु बलवान हो, राहु कमजोर हो, ठीक है, तो थोड़ा सा कम प्रभाव डालेंगे। अगर पापग्रह बलवान हो जाए तो यह हमेशा जो है सो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। जी जी। अब क्या क्या परिस्थितियां निर्माण होती हैं और किस प्रकार से इनको जो है सो हम लोग ले चलते हैं, इन परिस्थितियों पर, अलग अलग भावों पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। कोई संशय किन्हीं को? नहीं जी, क्लियर हो गया। कोई संशय किन्हीं को? जी जी, बताइए प्रभु जी। राजेश, अगर राहु केतु के बाहर अगर एक ग्रह बाहर वैसे अलग भाव में है तो भी आंशिक बनेगा, नहीं बनेगा जी? प्रभु जी, राहु और केतु के मध्य में नहीं है तो आप देख लीजिए, वह जो है काल सर्प दोष से मुक्त होगा। चतुर्थ भाव और दशम भाव, चतुर्थ भाव और दशम भाव में हमारे राहु है, ठीक है। अगर कोई ग्रह एकादश भाव में हो जाए, अगर कोई ग्रह तृतीय भाव में हो जाए, ठीक ना, काल सर्प दोष विमुक्त होगा, ठीक है। ठीक है गुरु जी। और किसी को कोई संशय? जी विजेंद्र जी, भगवान 9 तारीख को चर्चा हुई थी क्लास में, अपनी कक्षा में, कि अगर राहु लगन में बैठे हैं, केतु बैठे हैं सप्तम में, ठीक है, और राहु के साथ बैठे हैं सूर्य, अंशात्मक रूप से साथ बैठे सूर्य बैठे हैं, तो या अगर वो 180 डिग्री के अंदर होंगे जब तो काल सर्प योग पूरा बन गया और बाहर निकल गए तो अंशात्मक बन लेंगे, योग काल सर्प योग तो बन ही रहा है ना, बाकी सारे ग्रह 5 भावों में, ठीक है। सारे ग्रह नहीं, एक ग्रह जो है उसमें से मंगल या बुध, वो द्वितीय भाव में वृष राशि में बैठा हुआ है, और सूर्य से 18 डिग्री से कम है, 14 डिग्री 12 डिग्री पे ही है। सूर्य लगन में बैठे हैं, फिर भी जो डिग्री का अंतर है वो जो है ग्रह जो बैठा है, बुध जो ग्रह बैठा है या मंगल बैठा है, वो बिल्कुल अभी क्या नाम है मेष राशि से वृष में गया ही है, तो वो सूर्य के 18 डिग्री के उसमें आ रहा है। अब वो अस्त हो गया, अस्त हो गया ना, तो वो अस्त हो गया तो भी शायद बताया था क्लास में कि अगर कोई ग्रह बाहर भी चला गया लेकिन सूर्य के कारण वो अस्त अवस्था में है तो भी काल सर्प योग बनेगा अंशात्मक। जी जी जी, क्योंकि वो ग्रह तो अस्त है ही, साथ ही साथ में हमारा राहु के गिरफ्त में भी आ गया। राहु के जो जिस
लग्न में है नहीं, तो लग्न राहु के गिरफ्त ग्रस्त में नहीं है, राहु के ग्रस्त में नहीं है भगवान। राहु जी तो वक्री है, वो तो इधर आएगा 12वें भाव में, 11वें में, 10वें में। हाँ हाँ वो सूर्य के 18 डिग्री के रेडियस में आ रहा है। 18 डिग्री हाँ के रेडियस में उसमें ग्रह अस्त हो जाता है ना। हाँ हाँ बुध अस्त हो जाता है। तो हाँ, वो बुध कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है 18। हाँ हाँ लेकिन राहु के तो उसमें ग्रिप में है ही नहीं, वो तो वृष राशि में बैठा है। राहु बैठे हैं मेष में, और मेष की लगन है, वहीं बैठे हैं राहु पहले भाव में ही। राहु के तो ग्रिप में नहीं है, वो राहु से तो बाहर है, बिल्कुल ही बाहर है, अंशात्मक भी नहीं है, लेकिन सूर्य की डिग्री में आ रहा है। हाँ हाँ सूर्य की डिग्री में आ रहा है, सूर्य की अस्त करने वाली डिग्री में आ रहा है। सूर्य के अस्त करने वाले, मान के चलिए कि अब हम परिस्थितियों का जो है सो निर्माण करते हैं। लग्न में हमारा राहु है, द्वितीय लग्न में हमारा राहु है, द्वितीय भाव में हमारा सूर्य है। नहीं भगवान, हाँ लग्न में राहु बैठा हुआ है, लग्न में राहु बैठे हैं 28 डिग्री पे। ठीक है, तो ये आ गए बिल्कुल आपके मीन राशि के पास। ठीक है ठीक है। और सूर्य भी लगन में बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं 25 डिग्री पे। चलिए ठीक है, ये आ गए बिल्कुल वृष राशि के पास। ठीक है। और वृष में दूसरे भाव में जो वृष राशि बगल में है, उसमें बैठे हैं बुध, वो भी बैठे हैं 25 पे। तो वो बिल्कुल सूर्य के पास है। जी राशि अलग है लेकिन है सूर्य के पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब वो हो गया। जी जी, अब आपका जो कहना है मैं उसको समझ रहा हूँ। राहु है 28 डिग्री पे, ठीक है। तो 28 डिग्री यानी कि 30, 29, 28 आया है राहु, ठीक है। हाँ, राहु तो मीन के पास आ गए ना, बिल्कुल। हाँ हाँ मीन के पास में है, तो 30, 29, 28। और राहु अब सूर्य है हमारे 25 डिग्री पे, ठीक है। तो 25 डिग्री का मतलब 0 से लेके 1, 2 तब 25, ठीक है। हाँ, मतलब ये वृष के पास आ गए। हाँ, तो 0 से लेके 25, तो ठीक है। तो राहु के गिरफ्त में सूर्य है कि नहीं है, बोलिए। नहीं, राहु के गिरफ्त में कहाँ है, सूर्य तो बाहर निकल गए। कहाँ बाहर निकल गए प्रभु जी? 30, 29, 28 2 कदम जो है सो राहु आए हैं। मैं गलत बोल गया। राहु जो है, राहु 5 डिग्री पे है। ठीक है, इधर से मैंने गिन दिया था, 5 पे है, मीन राशि के पास बोल रहा हूँ ना, 5 डिग्री पे है राहु। हाँ हाँ। और सूर्य है 25 डिग्री पे, लगन नहीं बैठे। ठीक, अब देखिए। हाँ, तो 2 डिग्री पे हमारे राहु हैं, मतलब 5 डिग्री पे राहु हैं, और सूर्य हो गए हमारे 28 डिग्री पे, ठीक है। हाँ, 28 या 25 कुछ ही मान लीजिए। हाँ 25 डिग्री और पे वृष, हाँ, और वृष राशि में 5 डिग्री पे बैठे हैं बुध। हाँ, 5 डिग्री पे बैठे हैं बुध। अब बुध अस्त हो गए जी। और बाकी सारे ग्रह 12वें, 9वें, 10वें, इनमें इन 5 घरों में बैठे हैं, बाकी इनके बचे हुए ग्रह। हाँ 6 ग्रह, ठीक है। तो ये काल सर्प बनेगा क्या? तो देखिए, हमने अस्त ग्रहों पे जब परिचर्चा की थी, तो अस्त ग्रहों पर परिचर्चा जब की थी तो क्या बोला था? अस्त ग्रह के सूर्य जो है उस अपना जो है सो तत्व, उसके अंदर सूर्य के तत्व के कारण वह ग्रह जो है बिल्कुल ही फीका पड़ गया। अस्त मतलब उसका जो है सो अपना जो है सो अब अस्तित्व रहा नहीं, ठीक है। और अपना प्रभाव, अस्त ग्रह अपना प्रभाव नहीं देते हैं, ठीक है। बताया था ना प्रभु जी? जी हाँ भगवान, जब ही तो प्रश्न मेरा अस्त ग्रह अपना प्रभाव नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य के कारण वह जो है सो अपना जो है सो बल जो है सो खो चुके हैं। अस्त है मतलब बिल्कुल ही, मतलब एक तरीके से मृतावस्था कहिए, या फिर जो है सो एकदम निष्क्रिय अवस्था कहिए, निष्क्रिय। तो एक तो वह निष्क्रिय है, दूसरा राहु जो है इसके अंदर आने के कारण सूर्य को जो है सो अंशात्मक काल सर्प दोष लग गया। बुध बाहर हैं लेकिन अस्त हैं, बुध बाहर हैं लेकिन अस्त हैं, तो भी जो है तो ठीक है। हमारा जो है सूर्य जो है, सूर्य के कारण और राहु के कारण वह ग्रह भी अंशात्मक ही माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर ये राहु और केतु से के बीच में जो 7 भाग हैं, जहाँ उदित काल सर्प जो बन रहा है, उसके विपरीत दिशा में भी अगर कोई ग्रह अगर वास्तु हो गया तो भी काल सर्प बन सकता है। हाँ, ये हुआ ना, तो भी बन सकता है, तो भी बन सकता है। तो वो अंशात्मक होगा या पूर्ण होगा? अंशात्मक बनेगा प्रभु जी, अंशात्मक बनेगा। जी ठीक है ठीक है। जी।
जी मनोरंजन जी, प्रभु जी, नमो नमः। भगवान, हमें लगता है कि कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं चर्चाएं सुन रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं नहीं, समझिए। भगवान नहीं, एक समझ मिनट सभी एक रहे मिनट हैं। भगवान, मैं देखा हूँ अंतर आ रहा है। आप लोग 3 दिनों की कक्षा 4 दिनों तक चली और 28, देखिए ऐसे समझिए, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति हैं और एक राहु और एक अन्य ग्रह। राहु को भी 30 डिग्री ही चलनी है और सूर्यादि ग्रहों को 30 डिग्री ही चलनी है, ठीक है ना। लेकिन एक एक व्यक्ति जो है वह क्या करता है कि विपरीत क्रम से चलता है और एक ग्रह सीधे चलते हैं। तो होता क्या है कि राहु और केतु 180 डिग्री पर एक ऐसा छाया और एक ऐसा ग्रिप बनाते हैं कि उस ग्रिप में 7 ग्रह होने चाहिए। उस ग्रिप के अंदर में उनके प्रभाव में 7 ग्रह की युति होनी ही चाहिए। अगर ना हुई तब वह पूर्ण काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा, ये सभी ग्रंथकार मानते हैं। नंबर 2, आंशिक। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह किसी राशि के डिग्री प्रभाव में तब आएगा जब उसके या तो उसके अंदर में चला जाए, या तो वह ग्रह के प्रभाव क्षेत्र उस ग्रिप के अंदर में चला जाए, या वो ग्रिप से बाहर हो जाए। मान लीजिए कि मीन राशि में ही राहु बैठा हुआ है 17 डिग्री पर और सूर्य जो है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसा होगा कि राहु वामवर्ती चलता है, तो राहु तो चलेगा मेघ की तरफ, सूर्य उसके प्रभाव में आए नहीं आए ये आंशिक बल से देखना होता है। अगर जिस ग्रह का आंशिक बल डिग्री बल राहु से कम हुआ वो ग्रिप से बाहर होगा, और जो ग्रह राहु से अधिकतम हुए ग्रिप के अंदर प्रवेश किए तो आंशिक काल सर्पयोग होता है। लेकिन इस आंशिक काल सर्पयोग में 3 ग्रहों पर ही ज्यादा विचार किया जाता है, एक चंद्रमा, एक शुक्र, बुध, 4 ग्रह, क्योंकि ये राशियों इनका जो गोचर होता है वो ज्यादा ना होकर कम समय में होता है, सबसे कम चंद्रमा का होता है। अब 3 दिनों से कक्षाएं चल रही है, आप लोग 28 डिग्री 29 डिग्री कर रहे हैं, इससे संशय और उत्पन्न हो रहा है। तो आपको प्रभु जी, सिर्फ हाँ एक मिनट में ये आपको सिर्फ यही देखना है कि राहु के से ज्यादा अंश होने पर उनके ग्रिप में जाएंगे, कम अंश होने पर उनके ग्रिप से बाहर हो जाएंगे। ग्रिप वाला ग्रह आंशिक काल सर्पयोग। ऐसा आप लोग प्रयोग क्यों नहीं करते? कोई डेट ऑफ बर्थ डालिए एस्ट्रोसेज कुंडली पर, उसमें देखिए वो बता देगा कि आंशिक काल सर्पयोग बनाया पूर्ण साल। ये तो परीक्षण की चीज है। बोलिए नवीन जी। प्रभु जी, यहाँ प्रश्न संशय समझने में नहीं है, संशय सभी चीजें की लगभग हो गई है। एक परिस्थिति और भी बनती है बकरी ग्रहों और अंशात्मक के साथ में, कि कोई ग्रह मान के चलिए कि राहु के साथ में सूर्य बैठ जाए तो यह जो है राहु को तो अस्त करेगा ही। अगर मान के चलिए उसके साथ बुध बैठ जाए, ठीक है, अब बुध बैठ जाए और बुध जो है सो अस्त हो जाए, या शुक्र बैठ जाए शुक्र अस्त हो जाए, या गुरु है गुरु ही अस्त हो जाए। भगवान ये बात बताइए, जब मैंने पूर्व में बता दिया कि काल सर्प तभी प्रभावशाली होता है जब राहु बलवान हो। अगर राहु अस्त हो जाए, या वहां मान लीजिए कि राहु 15 डिग्री पर हो, सूर्य 10 डिग्री पर हो, तो राहु पर सूर्य का प्रभाव, काल सर्प योग राहु से बनता है। राहु को बलवान होना चाहिए, अस्त मृत बाल अवस्था में काल सर्प योग का प्रभाव नहीं होता है। भगवान एक चीज नवीन जी,
एक चीज और पूछना चाहता हूँ, राहु कितने डिग्री में सूर्य के आने पर अस्त हो जाता है? हाँ, अब ये प्रश्न आपने पूछा तो आप इसको मैं बताता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, हर ग्रह का एक एरिया है कि वो कि सूर्य से कितने डिग्री के अंतराल में अस्त होते हैं। तो आपने पूछा राहु के लिए, तो देखिए राहु जो है भगवान, वो हमेशा केतु से सामने चलता है, तो आप जानते हैं ना। प्रभु जी अस्त कितने पे होता है? मैं बताता हूँ भगवान, बताता हूँ, फिर बता दूं। देखिए, सूर्य से राहु राहु जो होता है शनि के समान फल देता है। 15 अंश के अंतर्गत राहु, आप समझिए, राहु का अपना कोई होता नहीं है, राहु शनिवत फल देता है। तो 15 अंश के अंतर्गत शनि अस्त होता है और 15 अंश के करीब ही राहु भी अस्त माना जाता है। ठीक है प्रभु जी। अब जो है मान के चलिए, ठीक है प्रभु जी, अब मान के चलिए कि राहु का डिग्री है 10, ठीक है, 28 डिग्री पर जो है सो सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और द्वितीय भाव में लग्न में ही मान के चलिए कि मैं बोल रहा हूँ लग्न में ही बैठा हुआ है सूर्य, लग्न में ही बैठा हुआ राहु। मान के चलिए कि 28 डिग्री पर जो है सो राहु बैठा, 28 डिग्री पर सूर्य बैठा हुआ है और राहु जो है 10 डिग्री पर बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में केतु जो है, अब इसको बताइए पहले, राहु और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं इतने अंश पर, तो यह जो है सो काल सर्प दोष निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? भगवान अंशात्मक दृष्टि एक साथ मैं बार बार आप कराऊं, आप लोग आप ये देखिए कि राहु के साथ सूर्य बैठ गया, अन्य सूर्य बैठ गया और सूर्य ही कमजोर हो जाए, राहु कौन हो जाए, तो वो जो ग्रिप है उस ग्रिप के अंदर होना चाहिए, ना कि सेंटर में। कोई ग्रह राहु के साथ ना बैठकर केतु के साथ बैठ जाए तो काल सर्प नहीं बनाएगा। नवीन जी, काल सर्प नहीं होगा वहां पर। आप बार बार मैं सिद्धांत बता चुका हूं कि काल सर्प तभी प्रभावशाली है जब राहु मजबूत हो और 7 ग्रहों का प्रभाव हो। आप कह रहे हैं कि गुरु बैठ जाए अकेले होकर तो 6 ग्रह हो जाएंगे, फिर ना अंशात्मक होगा वो अनुदित बनकर रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भगवान। इसमें सीधे पहले तो काल सर्प योग के कई ग्रंथ में वर्णन ही नहीं मिलते हैं। यहाँ सिर्फ कहा गया है कि जो ग्रह राहु के प्रभाव में आया तो वो पूर्ण काल सर्प योग बना, जो ग्रह डिग्री से थोड़ा सा ग्रिप से बाहर हुआ अंशात्मक काल सर्प योग हुआ। अभी आप बताइए इसमें कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन नहीं है प्रभु जी, जैसे कहने का तात्पर्य है कि राहु जो है 30 से 5-10 डिग्री की ओर आया ना, 30 से 10 डिग्री की ओर आया, तो 30, 29, 28, 17 ऐसे करते हुए जो है सो वह 10 डिग्री तक पहुंचा। तो यह जो है सो राहु की गति हो गई, राहु 10 डिग्री पर विराजमान है। अब सूर्य जो है 0 से लेके 28, तो बहुत सुनिए, प्रश्न बहुत उठेंगे। अब राहु मिथुन राशि में बैठा है और बुध ही अस्त हो जाए, बुद्धि ही अस्त हो जाए और या नीच का हो जाए तो क्या काल सर्प? तो भगवान ज्योतिष में प्रश्न के कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि 28, 29, 30 सूर्य जब 28 डिग्री पर होगा, राहु 10 डिग्री पर होगा, तो राहु की अपेक्षा सूर्य का बल अधिक हो जाएगा, होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल यही चीज कह रहे हैं प्रभु जी। हाँ, अच्छा, यहाँ पर चाहकर भी, अच्छा पहले बात, एक बात पहले क्लियर कीजिए, कोई भी ग्रह अगर एक भी ग्रह इस ग्रिप से बाहर निकला तो वो अंशात्मक, अगर कोई भी ग्रह इस ग्रिप के अंदर गया तो पूर्ण। ठीक ना? ठीक है, ठीक है, ये चीज अच्छा, क्लियर है। दूसरा बात,
ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि वक्री ग्रह चले जाएं राहु की ही राशि में, फिर हम डिग्री बल देखेंगे क्या बन रही स्थिति। जी ठीक है। फिर हम डिग्री बल देखेंगे। अगर राहु कमजोर हुआ, मान लीजिए कि गुरु 17, 22, 24 अंश तक चले गए और राहु वहां पर कमजोर हुआ, तो काल सर्प योग खत्म हो जाएगा। ये जब ही बनता है जब राहु स्वयं बलवान हो, ठीक ना। और कोई अगर जी 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 प्रश्न है प्रभु जी। अब और बताइए कोई। प्रश्न नहीं, आप तर्क कीजिए, तर्क कीजिए। एक देखिए, राहु भगवान मान निपुण लीजिए कि मृतावस्था में हो जाए, अस्त हो जाए, बाल्यावस्था में हो जाए, या ऐसा हो कि सुभद्र माने दो तीन एकदम कमजोर हो जाए, तो ऐसा काल सर्प दोष बनबे न करेगा। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि 10 डिग्री पे राहु है, 25 डिग्री पे, 18 डिग्री, 28 डिग्री पे हमारा जो है सो सूर्य है, तो यह अंशात्मक काल सर्प दोष होगा कि नहीं होगा? भगवान आप देखिए, 10 डिग्री का राहु, अब मान लीजिए ऐसा एक कुंडली में आप समझिए, आज इसको क्लियर कीजिए पहले जितना अभी 20 मिनट में। मेघ लगा, वृषभ राशि से मेघ राशि में राहु आ रहा है, ठीक है ना। वृषभ राशि से मेघ राशि में राहु आएगा, आएगा ना। हेलो जी 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 प्रभु जी। अच्छा, जी सूर्य जो है उसके एक घर पीछे बैठा हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि वो मिथुन राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है। सूर्य 29 अंश पार किया तो वह यानी 30 अंश भोग कर वो चला गया आपको यहाँ वृषभ में, ठीक। जी तो प्रभु जी। अब बताइए कि राहु जो है एक घर में 1.5 वर्ष रहता है, सूर्य 1 महीने में, इसीलिए कहा गया, इस बात को समझिए, सूर्य कभी न कभी उस राहु के प्रभाव वाले क्षेत्र में कभी आंशिक कभी पूर्ण काल सर्प योग की एरिया इनको पार करनी ही है। ठीक है प्रभु जी। चंद्रमा को राहु के प्रभाव में आना ही है। ठीक है प्रभु जी। तो भगवान एक सदैव ध्यान है, जिसका डिग्री बल अधिक होगा वो ग्रह बलवान होगा, जिसका डिग्री बल जिससे कम होगा तो आंशिक होगा। आंशिक का सीधा सिद्धांत यही है कि जो ग्रह राहु के अंश बल से कम होंगे वो उसके प्रभाव से बाहर होंगे, जो ग्रह उससे अधिक होंगे उसके प्रभाव में आएंगे, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ कि राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है और यह अंशात्मक काल सर्प दोष बना, ठीक है। और सूर्य के वहां पर रहने के नहीं कारण नहीं भगवान, फिर कंफ्यूजन होगा, नहीं फिर कंफ्यूजन होगा। राहु के साथ अगर सूर्य बैठेगा तो यहाँ डिग्री बल मान लीजिए कि राहु 10 का हो और सूर्य 5 का हो, तो फिर ऐसा देखिए आप बनाकर सीधे काल सर्प योग को कट जाएगा। प्रभु जी प्रश्न ये है कि राहु और सूर्य जो है एक साथ बैठे हुए हों, यहाँ पर अंशात्मक काल सर्प दोष लगा हो, या अंशात्मक काल सर्प दोष नहीं भी लगा, दूसरे भाव में, यानी कि राहु के क्षेत्र, राहु जब मेष से मीन की ओर आ रहा है और मेष राशि में ही मान के चलिए कि कोई और ग्रह बैठ जाए जो कि अस्त हो जाए, परिस्थितियां तो निर्मित हो सकती है ना। भगवान जब 2 ग्रह राहु के साथ बैठ जाएंगे चाहे राहु से, तो फिर काल सर्प कहाँ बनेगा। तो काल सर्प योग बनने न करेगा। अब लगता है प्रभु जी मैं ही कंफ्यूज हूँ, मैं अब प्रश्न करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं आपको एक बोर्ड बताता हूँ, देखिए। भगवान एक प्रश्न हमारा लीजिए। एक मिनट भगवान, देखिए बोर्ड दिख रहा है।
बोर्ड दिख रहा है नवीन जी? जी जी गुरु जी दिख रहा है, गुरु जी दिख रहा है। अब देखिए, राहु इस घर में बैठा है, यही ना कहना आपका नवीन जी? एक मिनट बताइए भगवान। हेलो, प्रत्युत्तर दीजिए भगवान। सूर्य गुड इस पर दिखाई दे रहा है गुरु जी। आनंद जी, अनुज जी, जी गुरु जी, जी जी जी। देखिए सम क्या प्रश्न है? वशिष्ठ जी बोलिए। मेरे को बोला भगवान। हाँ बोलिए, क्या हाँ मुझे confusion हो बोला रही ना है आपने, भगवान? मैं पूछूं? कंफ्यूजन क्या है ये बताइए मुझे हमको। कोई कंफ्यूजन नहीं है भगवान, मेरी बात सुनिए, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं तो स्पष्ट हूँ। मैं जो अपनी शंका दूर करना चाह रहा हूँ वो सुनिए। सूर्य को छोड़ दीजिए, सूर्य से राहु का बल कमजोर हो रहा है। राहु बैठे हैं लगन में, मैं अच्छा। साफ साफ बोल रहा हूँ, राहु बैठे हैं लगन में। अच्छा। ठीक है, केतु बैठेंगे सप्तम भाव में, हाँ हाँ। और सूर्य बैठे हैं दशम भाव में। अच्छा। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं। हाँ। अब सूर्य का राहु का केतु का कोई संपर्क आपस में रहा नहीं, ठीक है ना। बाकी सभी ग्रह इन जो बीच के 5 भाव हैं इनमें आ गए, लेकिन अच्छा। चंद्र जो है वो राहु के साथ ही लगन में आ गए। अच्छा ठीक है ना। अच्छा। अच्छा राहु लगन में और चंद्र लगन में, केतु सप्तम में है, सूर्य दशम अच्छा। में है, और बाकी सब ग्रह सूर्य के आगे पीछे वाले ग्रह में बैठे हैं। अब ठीक है। चंद्रमा का अगर डिग्री बल राहु से कम है, हाँ, तो कौन सा काल सर्प दोष है? और राहु और आंशिक चंद्रमा का डिग्री बल आंशिक अगर यह आंशिक अंशात्मक ही है ना, हाँ हाँ अंशात्मक कहेंगे जिसको। और अगर हाँ। चंद्रमा का डिग्री बल राहु से ज्यादा हो गया तो ये पूर्णकाल सर्प योग हो जाएगा फिर। पूर्ण क्यों हो जाएगा? बाहर निकल गया ना वो राहु से। चंद्रमा का डिग्री बल कम होगा तो राहु की ग्रिप में होगा कि नहीं होगा? भगवान यही चीजें कंफ्यूजन कर, जो मैं अच्छा फिर चलिए, कहता हूँ एक। मैं दोबारा पूछता हूँ, नहीं अगर राहु नहीं, की मैं ग्रिप में है तो पूर्ण होगा, हाँ और राहु की ग्रिप से बाहर है, उसी राशि में है, मेष में ही जहाँ राहु बैठे हैं, हाँ लेकिन राहु की हाँ ग्रिप जो है 180 डिग्री वाली, उससे बाहर निकल गया है वो, हाँ, तो भी काल आंशिक सर्प होगा। योग रहेगा क्या? आंशिक आंशिक होगा। हाँ। यही क्या? पूछना था मेरे को। गुरु हाँ। जी, यहाँ गुरु जी ये अंश का थोड़ा सा ठीक समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये एक समझाइए। बताइए, देखिए सारे ग्रहों का अंश 30 ही होता है ना? जी गुरु आए? जी, जी 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 अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि सूर्य सूर्य एक एरिया बनता है, एक क्षेत्र बनता है डेंजर एरिया, जैसे तालाब में पानी होता है ना, तो वहां पर लाल निशान दे दिया जाता है कि भाई इतना से इतना मीटर के बाद बहुत गड्ढा है। जी 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 ठीक ना? जी ऐसे ही राहु और केतु मिलकर एक डेंजर एरिया बनाते हैं 180 डिग्री जी से 180 डिग्री के बीच में। ठीक ना? जी 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 इस डेंजर एरिया में सातों ग्रहों की युति होनी अनिवार्य है। जी अगर एक ग्रह भी इस डेंजर एरिया से बाहर हुआ तो पूर्ण काल सर्प योग भंग हो गया। जी ठीक है ना? जी अब कोई ग्रह ऐसा निकला कि 6 ग्रह उस डेंजर एरिया में रहे, लेकिन एक ग्रह ऐसा हो जो उस राहु के डेंजर एरिया से बाहर निकल गया हो, बाकी 6 उसके प्रभाव में है, तो ये आंशिक काल सर्प योग बनता है। आंशिक काल सर्प योग। अब मान लीजिए कि गुरुजी एक मिनट किसी ग्रह की युति, मान लीजिए कि कोई ग्रह ऐसा हो जो नवम भाव में बैठे और उसको आना है अष्टम में, और वो क्या हो जाए, बकरी हो जाए, बकरी हो जाए, तो वो
अष्टम में ना के सीधे जाएगा फिर दशम में जी। जाएगा ना वशिष्ठ जी। तो गुरुजी बकरी तो उल्टा चलेगा ना, नवम में बैठा है तो अष्टम में ही आएगा ना, उल्टा ही आएगा ना। मार्गी ग्रह जो होते हैं भगवान वो जी चलते हैं सीधे। तो जो जो जी जो ग्रह जी मीन राशि राहु की गति से इधर में आ रहे हैं, मीन जी। कुंभ। रात को तो हम बकरी रहते हैं, हाँ उल्टे चलते हैं तो। हाँ हाँ, जी तो जो लोग राहु की गति से प्रभावित होंगे इस ओर से न चलेंगे। मान लीजिए कि एक हुआ मार्गी गति की मेघ वृष मिथुन कर्क सिंह ऐसे चला, जी ठीक है ना। जी 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 तो एक विपरीत गति हुआ कि मीन मकर जी जी जी। मीन कुंभ धनु। हाँ, समझे अनुदेव। जी 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 हाँ, जी गुरुजी। अब आपका क्या जी संशय है यहाँ बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन गुरुजी ये था कि जो अंशात्मक है, राहु का अंश कम होगा तब बलवान होगा, अधिक होगा तब बलवान होगा। क्या भगवान? ये अंश है राहु का अंश जो मतलब राहु का अंश बक्की रहता है, तो अंश कम रहेगा हाँ तब मजबूत रहेगा, अधिक अंश रहेगा तब मजबूत रहेगा। हाँ, अब देखिए काल सर्प योग युति से नहीं बनता है। पहले बात तो ऐसा नहीं है कि सारे ग्रह अगर राहु के साथ बैठ जाए तो काल सर्प। देखिए इसके लिए 5 चीजों को देखना है। पहला जी कि जी राहु किस पोजीशन पर बैठा हुआ है, जी एक कमजोर या बलवान, ठीक ना। जी जी मान लीजिए भगवान ऐसा भी कुंडली में स्थिति बनेगा कि पंच महापुरुष योग बन जाए राहु के ग्रिप वाले एरिया में, जी या भले ही राहु के प्रभाव में होते हुए भी कोई सुभद्र गुरु शुक्र या कोई ऐसा ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, राहु से डिग्री बल में भी बलवान हो जाए, तब ऐसा पूर्ण काल सर्प दोष भी आंशिक फल देगा। जी कहने का मेरा तात्पर्य क्वेश्चन है ये कि आपका कहने का तात्पर्य है कि राहु डिग्री बल से बलवान माना जाएगा या कैसे? जी जी मेरा ये था कि राहु कम अंशों में बलवान होगा कि अधिक अंशों में बलवान होगा? अधिक अंशों में भगवान, अधिक अंशों में। अच्छा, अधिक अंशों में बलवान होगा। तो यहाँ पे हम 2 ग्रहों के अंश देखेंगे कि राहु के अंश अधिक है या दूसरे ग्रह के अंश कम है। जब कम होगा तो मतलब पूर्ण होगा और अधिक होगा तो अंशात्मक होगा। कम होगा तब अंशात्मक होगा, वो भी बाहर होना चाहिए ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन गुरुजी मान लीजिए, ठीक है। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी राधे बोलिए। अरे मेरा क्वेश्चन तो थोड़ी सा दे लीजिए गुरुजी। बोलिए बोलिए। तो किसी ग्रह का मान लीजिए सारे ग्रह मध्यम बैठे हुए उस ग्रुप में, किसी राहु से किसी ग्रह को बैठा तो वही है लेकिन अंश अधिक हो गया, 1 अंश या 2 अंश जो है तो अंशात्मक हो जाएगा। भगवान आप लोग एक बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इससे अंशात्मक के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि अंशात्मक तभी बनेगी जो कोई ग्रह राहु के ग्रिप से बाहर निकलेगा। अब मान लीजिए कि एक मिनट कोई ग्रह ग्रिप में ही तो उसका एक एरिया है। हाँ बोलिए आप क्या बोलिए आप पहले। क्वेश्चन ये था कि बैठा तो राहु के साथ ही है, हाँ, लेकिन 2 अंश 3 अंश से ऊपर है राहु से। तब 3 अंश से ऊपर होगा भगवान, तो हम गति तो देखेंगे कि कौन सी गति है, मार्गी या बकरी है। मार्गी है। तो मार्गी है तो 3 अंश के बाद वो राहु से दूरी बना लेगा ना अंशात्मक। जी 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 यदि 3 अंश, हाँ ठीक है, दूरी बना लेगा, लेकिन 3 अंश से अधिक है, ठीक है। लेकिन अभी मारी था बकरी हो तब तो बकरी होगा तो राहु के एरिया की तरफ जाएगा। जी 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 हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। और एक बात और है गुरुजी, हाँ, राहु का अंश अधिक है, लेकिन कोई ग्रह एक भाव छोड़कर दूसरे भाव में जाके बैठ जाए, एक भाव में कोई ग्रह ना बैठे, खाली हो, बाकी राहु के
अंदर सारे ग्रह आ जाए तो क्या ये पूर्ण माना जाएगा कि खंडित हो जाएगा? नहीं, पूर्ण माना जाएगा। लेकिन बीच में भाव तो खाली है ना। उससे मतलब नहीं, ऐसा भी हो सकता है, एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है कि लग्न से सप्तम के बीच में दशम में ही सारे ग्रह बैठ जाए। जी जी जी। एकादश में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए। जैसे मान लीजिए राहु लग्न में हो गया, केतु सप्तम में हो गया, उसके बाद दूसरा भाव छोड़ा, तीसरा भाव छोड़ा, उसके बाद केतु दो भाव छोड़ करके वो सारे ग्रह उसी केतु के अंदर ही बैठ गए। लेकिन भाव दो छूटे हुए हैं, दाएं या बाएं, दाएं या बाएं, बाएं भाव में। हाँ, जब लग्न में केतु, लग्न में राहु होगा तो सप्तम में केतु होगा, तो जो भाव छोड़ के सारे ग्रह बैठ जाए। पूर्ण काल सर्पयोग। अच्छा अच्छा, तो यहाँ भाव खाली होने से कोई इसमें मतलब कोई मतलब नहीं अंतर नहीं आएगा, दो भाव खाली है। नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। भाव से मतलब नहीं है, मतलब है कि यहाँ से यहाँ के मध्य में सारे ग्रह होना चाहिए। अच्छा, यानी जो दो भाव खाली है, जब राहु लग्न में होगा तो राहु तो जो है लगन से जो द्वादश भाव भी चलेगा ना। बकरी राहु लग्न में होगा तो अनुज जी 12 राशियां होती है और 9 ग्रह होते हैं। नवीन जी। हेलो नवीन जी। हेलो नवीन जी। जी गुरु जी प्रणाम। नवीन जी बोलिए। अब यहाँ से आप हैंडल कीजिए इनको। अब देखिए नया एक प्रश्न एक आया कि अब बताइए कि अब डिग्री वाला क्लियर हुआ, तो अब हुआ प्रश्न कि अब मान लीजिए कोई ग्रह खाली हो तो भगवान इतना तो सोचना चाहिए। नहीं अनुज जी रुके, इतना आप लोग फिर एक बार समझिए। जी गुरु जी एक तो प्रश्न मेरा, बताइए नवीन जी, प्रश्न लीजिए। अरे एक प्रश्न पूरा होने दीजिए प्रभु। पंडित सचिन जी मैं ये बोल रहा हूँ जी। हेलो, पंडित सचिन कि जैसे मीन लग्न की कुंडली है, उसमें राहु चतुर्थ भाव में बैठा है गुरु के साथ, चंद्रमा बाहर अष्टम भाव में, पूरे ग्रह राहु केतु के मध्य आ रहे हैं, तो फिर ये आंशिक काल सर्प दोष बनेगा कि ना बनेगा? डिग्री बल देखिए प्रभु जी, डिग्री बल गुरु का ज्यादा है, गुरु है और राहु का कम है। राहु का कम है। दूसरी बात चंद्रमा बाहर है, चंद्रमा अष्टम भाव में है, राहु केतु केंद्र में बैठे हैं चतुर्थ दशम में, और पूरे ग्रह उनके अंदर हैं। कौन से साइड में है? कौन सी साइड में है? कौन से मीन लग्न की कुंडली है, चतुर्थ भाव बैठा राहु गुरु के साथ। काल सर्पदोष निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग बोले हैं चार कि इसमें हो रहा है, लेकिन मैंने बताया उनको सूत्र की जब राहु केतु के समकक्ष कोई ग्रह बाहर हो तो नहीं लगता। तब भी उन्होंने आंशिक है तो आंशिक कहाँ से हो जाएगा, जब चंद्रमा ही बाहर तो आंशिक न होगा। भगवान देखिए हमारी बात है, आप सोचिए प्रभु जी, जब राहु की गति वक्री है तो चतुर्थ भाव से वो तीसरे भाव की ओर जाएगा ना। जी, तो राहु गुरु के साथ बैठा है। और अष्टम, आप बोल रहे हैं कि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, अष्टम में चंद्रमा राहु करके बैठे हैं, केतु दशम भाव में बैठा है। केतु दशम भाव में ठीक है, तो बाकी सारे ग्रह जो है द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, द्वितीय चतुर्थ पंचम षष्टम में नहीं होके द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, लग्न भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और हमारे के बीच में होने चाहिए, तब जी तो निर्माण होगा। और सचिन जी नवीन गुरुदेव क्षमा करें। सचिन जी जो आप बता रहे हैं चार्ट, उस चार्ट का एस्ट्रोचेज कुंडली के ऊपर निकालिए और उसको पोस्ट कर दीजिए ग्रुप के अंदर, देख करके बता देंगे। जी जी, एक ही विषय को बार बार समझाया जा रहा है कि किसी जब मेष और मीन का से मेष और तुला से उदाहरण बता दिया, मेष और तुला, तो मेष और तुला से सभी गणना कर लीजिए ना, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे सारे। जी जी, जिसको संदेह है वो फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। जी जी जी, जिसको संदेह है वो ग्रुप में डाल दें, और उसके ऊपर जिसकी जो टिप्पणी होगी वो टिप्पणी अपने आप बता देंगे। अगर यदि गलत हुआ तो उसका गुरुदेव निराकरण करेंगे। जी जी जी, भगवान ऐसे प्रश्न पूछते रहने से मान लिया प्रश्न पूछना उत्तम है,
लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक कोई बात नहीं बनेगी। समझना जरूरी है और गुरुदेव समझाने के लिए बता रहे हैं। प्रभु जी सतीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? सतीश जी या सुमंगल, सतीश जी बोले प्रभु सतीश जी या सुमंगल जी का प्रश्न लीजिए। जी प्रणाम भगवान। प्रभु क्षमा चाहता हूँ, प्रश्न क्या है, विषयांतर है और गंभीर समस्या है, यदि आज्ञा हो तो कहूँ भगवान। बिल्कुल गुरु जी। जी गुरुदेव निसंकोच कहिए। भगवान अलीगढ़ से अभी अभी कॉल आया है प्रभु। अलीगढ़ से कोई भूपेंद्र शर्मा, रामनिवास शर्मा ब्राह्मण है, गांव भानोली, अलीगढ़, यूपी। वर्तमान में दिल्ली, यमुना बिहार, गोकुलपुरी में रहते हैं। उनका बेटा 10 साल का है और भगवान वो किडनी से परेशान है। तो उसने क्या है, सनातन संस्थान के द्वारा उनकी कुंडली का शोधन के लिए और कोई अनुष्ठान जैसा कि अपन पर बनता है सामूहिक अनुष्ठान करने के लिए बहुत निवेदन किया है प्रभु। बात करते समय बार बार रोता है, उसके एक ही बालक है ये। तो आप सभी के श्री चरणों में सामने वाले का निवेदन कर दिया है भगवान, जैसा आप उचित आज्ञा दें, आदेश करें। गुरुदेव आपका आदेश सरमाथे पर है, आप जैसा कहेंगे वैसा उचित निर्णय, जैसा नवीन जी भगवान और मनोरंजन जी गुरुदेव कहेंगे वैसा मान लिया जाएगा। ठीक है प्रभु। अभी 10 मिनट में आपको सतीश जी हम इन्फॉर्म करते हैं, आपको मनोरंजन गुरु जी की तरफ से भी जो है सो आदेश मिल जाएगा। यदि आपकी आज्ञा, आनंद जी सभी लोग माइक म्यूट करिए। अगर गुरुदेव की आज्ञा होगी तो 8:30 बजे से सभा का जो है सो आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आप गुरुदेव से संपर्क कर लीजिए, हमारी सहमति है, जैसा गुरुदेव का उसका अनुकरण करें। दूसरा बात, अगर प्रार्थना सभा होगी तो आज होगी। अगर वह कहते हैं कि कल से आप लोग अपने अनुसार से सामूहिक अनुष्ठान के लिए, तो हम सभी को आह्वान करते हैं कि जो निवेदन आया है उसके लिए आप सब कर्मकांडी ब्राह्मण है, कुछ नहीं तो मानवीय भावना से भी आप लोग जथा जो रुद्रा, मृत्युंजय, शास्त्र, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इत्यादि जितने भी हैं, आप लोग जो इच्छा अनुसार उनके लिए जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं अपने मानवीय। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन को करें की होगी तो आज सामूहिक प्रार्थना होगी, नहीं तो सामूहिक प्रार्थना के लिए अवश्य किया जाएगा। जी भगवान, जी भगवान। आनंद भट्ट जी गुरु जी, सुमंगल जी का उनका कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए जी गुरु जी, कौन सा करना है, भगवान सुमंगल जी का प्रश्न ले लीजिए पहले। आप 5 बार नाम बोल चुके हैं गुरुदेव उनका। आपके प्रश्न सुमंगल जी अपना प्रश्न रखिए गुरुदेव के समक्ष। जी नमो नमः गुरु जी। गुरु जी मेरे ना पहले तो मैंने यही एक बात बतानी थी, जो अभी ये किडनी वाले जो जिनकी प्रॉब्लम है, आप लोग जो भी अपनाएं, चाहे पाठ या कोई भी उपाय, लेकिन उनको गुरु जी ये बता दें कि पंजाब में एक जगह है, डॉक्टर हैं, वो पानी में बिठा के किडनी का इलाज करते हैं और 100% की गारंटी है उनकी। तो वो वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर वो मुझे कहेंगे तो मेरे से कांटेक्ट कर लें। जी ग्रुप में आप जुड़ी हुई हैं, ठीक है, आप जो है निवेदन कर दीजिए अपना जो भी उसके बारे में को जो भी जानकारी हो उसको पूरा। बिल्कुल गुरुजी, वो 100% की गारंटी भी देते हैं और कई लोग ठीक हो रहे हैं, और वो सिर्फ तरीका बताते हैं, 1-2 बार वहीं करवाएंगे, उसके बाद वो कहते हैं अपने घर में ये चीज कर लो, तो वो इजी है, बच्चा घर में भी कर सकता है, पानी की थेरेपी है। अच्छा गुरुजी मेरा प्रश्न, जी गुरुजी आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। मेरा प्रश्न ये है, कल एक अनुज जी ने प्रश्न रखा था कि ग्रह की डिग्री से संबंधित था कि राहु या केतु जैसे 18 डिग्री पे है और अंदर बैठे काल सर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण काल सर्प दोष है, अंदर बैठे हुए कोई बुध ग्रह या सूर्य ग्रह या मंगल, उनकी डिग्री राहु से अगर बड़ी होती है, मतलब 18 डिग्री का राहु है और वो 20 या 22 या 25 डिग्री का कोई ग्रह है, तो क्या आपस में कोई संबंध बनेगा? वो मान लीजिए राहु लग्न में है और केतु सप्तम में हो गया, तो दसम में या नवम में कोई ग्रह बैठा है 20-22 डिग्री का, तो उसका कोई संबंध होगा इसके साथ, राहु केतु के साथ? जी अब इसके लिए थोड़ा विस्तार चर्चा अभी आज
आज हो चुकी है, और क्योंकि आज कक्षा का जो है सो समय भी हो चुका है, तो ठीक है, नहीं इससे नहीं गुरुजी कोई संबंधित बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर विस्तार से चर्चा होगी तो मैं निवेदन वीडियो देख लूंगी। निवेदन निवेदन यही करता हूँ, आपके प्रश्न को मिलेगा, लेकिन अभी कक्षा में इसका जो है सो मैं नहीं दे पाऊँ, या गुरुदेव भी अभी नहीं दे पाए। ठीक है गुरुजी, कोई बात मेरा नहीं है, कल उनका अनुज जी का था, मैंने तो याद कराया सिर्फ। अनुज जी माध्यम से मैं बाकी सभी लोगों को कह रहा हूँ कि इस तरीके से मौखिक जो प्रश्न हो रहे हैं, इसके बजाय आप लोग बकायदा कुंडली मान करके, ठीक है, सब ग्रहों को जो बिठा दीजिए, नहीं भी बिठाइएगा तो जिससे संबंधित है उस प्रसंग डाल के और अपना प्रश्न जो तो लिख लीजिए, तो कॉपी अपना डाल दीजिए, ग्रुप फोटो भेज दीजिए, राहु केतु के साथ में यदि है तो उसका डिग्री लिख दीजिए, बाकी ग्रहों की डिग्री लिख दीजिए, कम हो ज्यादा हो, इस परिस्थिति में क्या होगा, ज्यादा हो तो क्या होगा, परिस्थिति में इस तरीका ज्यादा राहु की डिग्री कम है, दूसरे ग्रह की डिग्री ज्यादा है, एक ही साथ बैठे हैं, क्या ये पूर्ण काल सर्पदोष होगा, आंशिक होगा। राहु की डिग्री कम, राहु की डिग्री ज्यादा है, बाकी ग्रहों की डिग्री कम है, इस परिस्थिति में क्या सर्पदोष हुआ। आप लोग लिख के कुंडली बना के भाव में जैसा भी चाहते हैं उसको लिख के और अपना फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिए। कल परसों बीच में आप सब प्रश्नों को हल दे दिया जाएगा, जिनका भी प्रश्न है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चर्चाएं ज्यादा हो जा रही हैं, लंबी हो जा रही हैं, प्रश्न क्लियर नहीं हो रहे हैं। अब इस पर हम नहीं करेंगे, बस दोस्त क्या होता है कल इसी पर चर्चा करेंगे, बस क्या होता है नहीं होता है अब इस पर चर्चा नहीं होगी। जो भी संशय है आप सभी से निवेदन करता हूँ ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में उसका निदान किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते रही है लेकिन अभी तक किसी को क्लियर नहीं है, अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। गुरुदेव कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहने से कोई नहीं समझता है जब तक उसका लिखित में सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। मैं मानता हूँ कि मेरी बोली को पकड़ने में आपको दिक्कत होती होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भगवान कि सभी अपना प्रश्न लिखित में लिख करके फोटो डाल करके एस्ट्रो से कुंडली से उस समय का चार्ट का फोटो निकाल करके वो ग्रुप में प्रेषित कर दें और अपना नाम लिख दें कि मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कृपया मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए जिससे मेरे आने वाले 2 या 3 प्रश्न जो हैं वो हल हो जाएं। उससे सभी को सीखने को मिलेगा गुरुदेव। से नहीं भी लिखे तो कम बल दर्शा के जिस ग्रह से संबंधित है और जो है सो लिख के भेज, आपको लिखित में उत्तर प्रति उत्तर मिल जाएगा। सुमंगल जी महोदय, आप जो है सो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अब हमको यही करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग का जो है सो मौखिक रूप में अब जवाब देना असंभव सा हो गया है। नहीं जी ठीक है गुरु जी, ठीक है। गुरुदेव काल सर्प दोष एक ऐसी चीज है जिसको समझने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अर्थात सर की सारी नसें फाड़ दो, जब भी किसी से हल नहीं होता है जल्दी से, तो भगवान इसके प्रश्नों के जवाब लिखित में देंगे तभी उत्तम रहेगा। ये समस्या हल इसलिए नहीं हो रही है, ये सुमंगल जी या अन्य कोई भी जितने 10, 12, 15, 20 सदस्य हैं जो उसमें सभी अपना कुंडली का फोटो डालिए और अपने लिखित में पूछिए, हम जवाब देंगे आपके सवाल का। संदीप महोदय जी बोलिए। हमको ये लगता है ये समस्या इसलिए हल नहीं हो रही है, जिसको जो समस्या आ रही है उसका लिखित में जवाब मिलेगा, सभी प्रेषित कीजिए। और सभा को विराम दीजिए क्योंकि अब 8:20 हो गए हैं, अन्य ग्रुप की भी चर्चा करनी है।
शायद गुरुजी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। कोई शांति पाठ करिए और विराम दीजिए कक्षा को। गुरुजी लिफ्ट हो गए, शांति पाठ करो, कक्षा को विश्राम करो और छोड़ो कक्षा को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वभ्यो नमो नमः भगवान सभी को। सर्वे नमो नमः भगवान, सभी शुभ रात्रि। नमो नमः सभी को। सभी लेफ्ट हो जाएं। जी भगवान। अंकेश जी आप लास्ट में हो। जी प्रभु जी। देव जी, अनुज जी चाहिए।